दोस्तों नमस्कार। अगर आपने केजरीवाल की गंगानगर की स्पीच नहीं सुनी तो जरूर सुने। आपको ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में भाषा का स्तर किस हद तक गिर चुका है। केजरीवाल उस शहर में जिस शहर के नाम के आगे श्री लिखा हुआ है, मतलब एक उस राज्य में जहां पे शहर के नाम के आगे भी श्री या नाम के बाद जी लगाया जाता है, वहां की संस्कृति वाले राज्य में जब वो अपना चुनाव कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं तो जिस घटिया भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वहां के निर्वाचित मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए ये वास्तव में निंदनीय है। ये केजरीवाल का पर्सनल कल्चर हो सकता है, वैल्यू सिस्टम हो सकता है, उनके संस्कार हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के संस्कार इतने खराब नहीं हैं जितने केजरीवाल साहब प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं राजस्थान में रहा हूं, मेरा पूरा बचपन राजस्थान में रहा है, पूरी पढ़ाई मेरी राजस्थान में हुई है। राजस्थान वो जगह है जहां पे आप अनजान आदमी से भी जी लगा के बात करते हैं, हुक्म बात करते हैं, जी सा बात करते हैं, बगैर अदब के, बगैर इज्जत के आप अनजान आदमी से भी बात नहीं करते। ये वो देश, वो राज्य है, ये वो राज्य है जहां पे पशु पक्षियों की पूजा की जाती है, चाहे वो मोर हो, हिरण हो, पेड़ हो, पत्ते हो। एक बहुत संस्कारी सोशल सिस्टम है राजस्थान का। जितनी आपको धर्मशालाएं मिलेंगी या तो मारवाड़ी सेठों द्वारा बनाई हुई होंगी या कहीं ना कहीं से उस इंसान में कहीं ना कहीं से राजस्थान की कोई ना कोई संस्कृति होगी। ये वो प्रदेश है जो अपने संस्कारों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन कल अपने चुनावी भाषण में जिस घटिया भाषा का प्रयोग केजरीवाल ने किया, जितने भी मेरे राजस्थान के दोस्त हैं सबको ये लगा कि यार ये कौन सी भाषा है। क्या इतना स्तर गिर गया है केजरीवाल साहब का चुनाव के लिए? ये बात सोचने की है। तो पहला मेरा निवेदन है केजरीवाल साहब से कि आप अपने घर में जिस मर्जी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन जब आप सार्वजनिक स्थल में होते हैं तो हिंदुस्तान की एक संस्कृति है, एक मर्यादा है, एक कल्चर है, कम से कम उसका सम्मान करना सीखें। आप अपने चारित्रिक और अपने संस्कारों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से ना करें, चाहे वो चुनाव हो या कोई और मुद्दा हो। ये बहुत ही निंदनीय भाषा थी जो कल आपने इस्तेमाल करी वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए। इस बात को आपको याद रखना होगा कि चाहे सीएम हो या पीएम हो, जनता चुनती है। यहां डिक्टेटरशिप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है जहां आपके अलावा किसी का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। तो आपको हिंदुस्तान के संस्कार और यहाँ के कल्चरल एंड वैल्यू सिस्टम्स को समझना होगा, नहीं तो आप इसी हालात में चुनाव हार जाएंगे कि एक असंस्कारी इंसान को देश की या राज्य की बागडोर कैसे दी जाए। तो आपको हिंदुस्तान की कल्चर और संस्कृति को समझना होगा और अपने आप को बदलना होगा। यह है पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपने राजस्थान के डेवलपमेंट मॉडल का व्याख्यान किया, मुझे लगता है शायद आपको राजस्थान के बारे में कुछ पता ही नहीं। अदर देन फ्रीबीज, फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, इसके अलावा चौथा शब्द आपके पास नहीं है। आप ये भी नहीं बता पाए कि राजस्थान में अगर आपकी सरकार आएगी तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, वहां के किसानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आप सिर्फ यह कह के टाल गए कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे पता है मेरा क्या प्लान है। ये प्लान हमने दिल्ली में देखा जब हमने शराब घोटाला देखा। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास पूरा प्लान था किस तरह से चोरी की जाए और पकड़ा ना जाए। इवन सीबीआई और ईडी को भी दिक्कत हो रही है आपको, आपके जो घोटाले हुए उनको पकड़ने में। तो निश्चित रूप से आपका प्लान है, लेकिन वो प्लान जनता के लिए है या आपके अपने घोटालों के लिए है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसानों से वोट चाहते हैं, आप वहां के उद्योगपतियों से वोट चाहते हैं, आप वहां के मजदूरों से वोट चाहते हैं, वहां के बाकी व्यापारी वर्ग से वोट चाहते हैं, तो कम से कम आपको ये बताना तो होगा कि आपका प्लान क्या है। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो चुनाव के बाद आपको अकाउंटेबल कैसे बनाया जाएगा? फिर तो आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे कि मैंने तो कहा ही नहीं था, क्योंकि ना तो आपकी साइन करने की आदत है,
ना आप ऑफिस अटेंड करते हैं, ना आपने किसी मंत्रालय का चार्ज लिया, तो जिम्मेवारी से भागना आपके लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले भाषा को सुधारने के साथ साथ कम से कम जनता को यह भी बताइए कि आपका डेवलपमेंट मॉडल क्या है। जहां तक पूरे देश में चर्चा है, वो इस बात की चर्चा है कि फ्री बीज के अलावा आपका कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं। आपको सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा बांटना आता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इस बात को हमें समझना होगा। राजस्थान में जिस तरह से कल्चरल और टूरिज्म हेरिटेज है, उसके लिए आपका क्या विचार है? क्योंकि पंजाब में भी बहुत बड़ा टूरिज्म हेरिटेज है। आपने पंजाब के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए क्या किया? पंजाब की इंडस्ट्रीज के लिए आपने क्या किया? वहां पे रोजगार, सरकारी रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्राइवेट रोजगार की बात कर रहा हूं कि प्राइवेट रोजगार बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरियां देना वो तो टैक्स पेयर का काम है, टैक्स पेयर का पैसा होगा, आप जितने मर्जी लोगों को नौकरी दे दीजिए। लेकिन जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, पंजाब में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए, कितनी इंडस्ट्रीज आई, अभी तक जितनी घोषणाएं हमने देखी वो सब पेपर पे है। कितनी फैक्ट्रीज का उद्घाटन आपने या भगवंत मान जी ने किया, इसकी लिस्ट आप वीकली जारी करें तो पता लगेगा कि आपके यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहां तक कि जो भारत सरकार ने किसानों के हित में कानून बनाए हैं, खासकर पोल्ट्री फार्मर्स के हित में, पंजाब सरकार उनको भी लागू नहीं कर पा रही, जबकि आप किसानों की बात करते हैं। अगर पंजाब के मुर्गी पालकों का शोषण हो रहा है, आपके मंत्री से मैं खुद मिला था, जाके आश्वासन दिया था कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। किसानों का शोषण आज भी जारी है, इस बात को समझना होगा। तो सिर्फ आपके भाषण देने से ये काम नहीं चलने वाला है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना होगा, आपने कहा हम सरकारी स्कूल अच्छे बनाएंगे, हम सरकारी हॉस्पिटल अच्छे बनाएंगे, लेकिन आपके मंत्री, आपके शिक्षा मंत्री, आपके स्वास्थ्य मंत्री खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। दिल्ली की आरटीआई एप्लीकेशन से बहुत क्लियर है कि आप और आपके सारे मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराते हैं। तो कहाँ गया आपका वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या आपको खुद को भरोसा नहीं है अपने हॉस्पिटल्स में? आज तक आपने कितने हॉस्पिटल्स के दिल्ली में जाके जांच करी, उनके कैजुअलिटीज में, उनके इमरजेंसी में, उनके ओपीडीज में? क्या आपने वहां जाके उनकी हालात देखी है? आज जिस तरह से दिल्ली में गर्मी है और जिस तरह से पेशेंट परेशान है हॉस्पिटलों में, क्या आपने एक बार भी जाके देखा है? या सिर्फ भाषण में दिल्ली से दूर दराज जो लोग हैं उनको ये कहना कि दिल्ली में सब कुछ अच्छा हो रहा है? एक बार आप मूवी कैमरा ले जाके सारे हॉस्पिटल दिखा दीजिए। ऐसा आप क्यों नहीं करते? आम आदमी के कार्यकर्ता सरकारी हॉस्पिटलों की फोटो अंदर से, जहां पे मरीज फर्श पे पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं दिखाते? क्या हॉस्पिटलों के अंदर कैमरे काम नहीं करते? या सिर्फ रैली में ही काम करते हैं? या सिर्फ आपकी भाषण में ही काम करते हैं? कम से कम आपको दिल्ली की सच्चाई दुनिया को दिखानी चाहिए। और मैं तो कहूंगा सोशल मीडिया के जितने दोस्त हैं, यूट्यूबर से, कि आप दिल्ली के हॉस्पिटलों में जाइए, वहां के वीडियोस बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि केजरीवाल साहब तो बोलते ही हैं कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आपके पास कैमरा है, आप उसको फेसबुक पे लाइव करिए। तो दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं, दिल्ली सरकार के तहत जो सड़कें हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, वो सब आप लाइव दिखाइए ताकि दुनिया को पता लगे दिल्ली की हकीकत क्या है। क्योंकि भाषण में सच्चाई सामने नहीं आती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको सोचना होगा, राजस्थान एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट है। जब हम वहां बचपन में पढ़ते थे, शायद हम लोग ये कहते थे कि हम हायर एजुकेशन करके किसी अच्छी नौकरी की तलाश में जाएंगे। हमारे साथ जितने हमारे स्कूल के साथी थे, उनका एक ही लक्ष्य था कि स्कूलिंग हो जाएगी, उसके बाद बीकॉम करना है और बीकॉम करने के बाद सीधा व्यापार में जाना है। उनको नौकरी की तलाश नहीं थी, उनको व्यापार करना था। वो अपने पैरों पे खड़े होने वाले लोग हैं। राजस्थान और गुजरात ये एक ऐसा समाज है
जो आत्मनिर्भरता पे विश्वास करता है, वो सरकारी बैसाखियों पे विश्वास नहीं करता है। आप उनको सरकारी बैसाखियां देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। राजस्थान की कल्चर हेरिटेज को समझना होगा। उस हिसाब से आपको प्लान बनाने होंगे। सिर्फ ये कहना कि जो दिल्ली का मॉडल था, जो हमने सरकारी नौकरियां बांट दी, फ्री बिजली पानी दे दिया, इससे आप वहां की जनता को लुभा पाओगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, जो बीपीएल फैमिली है, जिनको फ्री चाहिए, आपकी नजर उनके वोटों पे रहती है, वो आपको जरूर वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या इससे राजस्थान का भला होगा? क्या राजस्थान का विकास होगा? मुझे नहीं लगता। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बड़ी संभावना है। आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान क्या है राजस्थान के लिए? आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? हर चीज आपके मन में ही क्यों रहती है? आपको क्या अपनी सच्चाई से, अपनी बातों पे खुद पे भरोसा नहीं है कि अगर आपको सत्ता मिल गई तो आप वो पूरा कर पाएंगे? आप सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंटेबल कैसे बनाया जाएगा? जब तक आप उसको सामने नहीं रखेंगे, जनता के सामने नहीं रखेंगे, ये कहना कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, ये भविष्य है, लेकिन कैसे? उसका रोड मैप क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि जनता के सामने आपको रखना चाहिए जिनसे आप वोट की उम्मीद कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब, इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी जो कल की स्पीच थी गंगानगर की, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। आपकी भाषा, जिस तरह से आपने राजस्थान जैसे सभ्य समाज के सामने एक गलत भाषा का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही निंदनीय था। आपने राजस्थान की कल्चर और वैल्यू सिस्टम को समझा ही नहीं, वहां के समाज को नहीं समझा। जो आपकी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है, और आजकल आपके स्क्रिप्ट के अंदर एक चौथी पास राजा की जो कहानी आपने जोड़ दी है, उससे भी यही झलकता है कि आपके अंदर कितनी कुंठा है। आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को जिस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, ये बताता है कि आपका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं। आपको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। कल तक आप जिन पार्टियों से, खासकर ऑपोजिशन पार्टी जैसी कांग्रेस से आप अपॉइंटमेंट की भीख मांग रहे थे, मिलने की मिन्नत कर रहे थे, आप उन्हीं के मुख्यमंत्री के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो पार्टियां आपका समर्थन करें। आपको जरा भी इस बात का इल्म नहीं होता कि आप जिन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब नेताओं को जिसको आपने भ्रष्ट और चोर बताया अपनी भाषाओं में, अगर आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूं। 31 जनवरी 2014 को आप अपनी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आप अपना भाषण निकाल लीजिए, और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो जाके इंटरनेट पे सर्च करें केजरीवाल स्पीच 31 जनवरी 2014, और उनमें जिन लोगों का नाम दिया था, आज केजरीवाल साहब उन सब के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मुझे समर्थन दे दीजिए। तो ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं जहां पे आपको थूक के चाटना पड़े? क्या मतलब है इस समाज में इस भाषा का? आप राजनीति में हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपको बहुत आगे जाना है, लेकिन जो रास्ता आपने चुना है वो क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, उससे आपकी अपनी छवि खराब होती है। आपने इस बात को भी समझना होगा कि किस भाषा का इस्तेमाल किस फोरम में कैसे किया जाता है। कम से कम भगवंत मान से ही सीख लीजिए। क्या भगवंत मान आपकी तरह घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं? वो एक पोएट है, आपसे ज्यादा उन्होंने मंचों को एड्रेस किया है, और बहुत पहले से। क्या आपने उनकी गिरती हुई भाषा को कभी देखा है जिस तरह से आपकी भाषा गिर रही है? तो कम से कम राजस्थान का नागरिक होने के नाते, जहां मैं पढ़ा बड़ा हुआ, जहां मैंने अपने एजुकेशन ली, संस्कार लिए, मेरा निवेदन आपसे है कि राजस्थान के संस्कारों से सीखें, शायद आपका भला हो जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है केजरीवाल साहब की भाषा और जिस तरह से भाषा का स्तर गिर रहा है? आपका क्या कहना है? क्या भारत में इस तरह के राजनीतिज्ञ हमको चाहिए? आपको क्या लगता है किस तरह की मान मर्यादा होनी चाहिए राजनीतिक भाषणों में?
क्या हमें इस पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? भारत के संस्कार और संस्कृति को खराब करने का क्या हमें अधिकार दे देना चाहिए हमारे राजनेताओं को? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब तक हम नहीं उठाएंगे आवाज, ये लोग नहीं सुधरेंगे। हमें और इस देश में सुधार लाने हैं, कम से कम भाषा का सुधार तो सबसे पहले है। तो इस बात को हमें समझना होगा। आपने टाइम निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम।